हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल अभिविजन में। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष फिर से यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 2020 के लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। और आप सभी लोग भी प्रयास करना इन 10 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टेस्ट और टेस्ट सीरीज का वीडियो पार्ट 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज के समाप्त होने पर आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। कथनों को ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। अभिकथन ए हमारा दे रखा है कि गांधी जी के अनुसार प्रबुद्ध अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जो राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करता है। और तर्क आर दे रखा है कि व्यक्तियों को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसमें कोड जो हमारा दिया हुआ है, दैट मीन्स कूट जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए है हमारा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा। बताइए, प्रयास कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, अटेम्प्ट करने के प्रयास कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। दैट मीन्स कि ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्यों होगा, तो आइए इसे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में जाते हैं थोड़ा। देखिए, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को सामाजिक जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत मानते हुए, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को सामाजिक जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत मानते हुए एक लॉजिक दिया था। क्या लॉजिक था उनका? उनका कहना था कि राज्य संस्था जो होती है, दैट मीन्स कि स्टेट एक इंस्टीट्यूशन है और यह एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्था है जो बल प्रयोग पर आधारित होती है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो बल प्रयोग पर, दैट मीन्स कोअर्शन पर आधारित होती है। तो वह हिंसा के साथ जुड़ी हुई है। राज्य एक ऐसी संस्था है, उन्होंने राज्य को एक ऐसी संस्था माना जो बल प्रयोग पर आधारित होती है और अतः वह हिंसा के साथ जुड़ी हुई है। महात्मा गांधी का ये कहना था। तो एक आदर्श समाज के अंतर्गत जब सभी व्यक्ति अहिंसा की भावना से प्रेरित होकर एक दूसरे के साथ सहज स्वाभाविक रूप से समायोजन कर सकेंगे, तब कोई किसी पर बल प्रयोग नहीं करेगा। उनका कहना था कि जब एक आदर्श समाज रहेगा और उसके अंदर व्यक्ति जो है अहिंसा की भावना से प्रेरित रहेंगे और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, तो किसी भी प्रकार के स्टेट की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रकार के राज्य की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। और कोई भी व्यक्ति उस आदर्श समाज में किसी पर भी बल प्रयोग नहीं कर सकेगा। जैसे कि बलवान निर्बल को नहीं सता पाएगा, धनवान निर्धन का शोषण नहीं करेगा। और ऐसी हालत में राज्य और राजनीतिक शक्ति का अस्तित्व निरर्थक और अनावश्यक हो जाएगा, मतलब राज्य का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने राजहीन समाज की वकालत की। गांधी जी ने राजहीन समाज की वकालत की, दैट मीन्स की स्टेटलेस सोसाइटी, एक ऐसा सोसाइटी जिसमें स्टेट का जरूरत ही नहीं है। और इसका नैतिक आधार पर राजहीन समाज की वकालत तो की ही, और राजहीन समाज का नैतिक आधार पर
अराजकतावाद की उन्होंने पुष्टि भी की। इसलिए शायद गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है और वे अपने आप को दार्शनिक अराजकतावादी घोषित करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन ए है। दैट मीन्स कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है कि जब व्यक्तियों को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होगा तो हमें किसी भी प्रकार के स्टेट का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो कि स्टेट जो एक बल प्रयोग के पर आधारित होती है, उस स्टेट का हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कहता है राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इतिहासवाद, सेकंड है प्रत्यक्षवाद, थर्ड ऑप्शन है नैतिक सापेक्षवाद और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अति तथ्यात्मकतावाद। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन फर्स्ट है कि ए केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी है कि केवल सेकंड और थर्ड, सी है केवल फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, और ऑप्शन डी है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो बताइए दोस्तों कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सा कूट हमारा इसमें से सही होगा। जो नीचे जो कोड दे रखा है तो उस कोड में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा ये बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। दैट मीन्स कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, इसमें क्या है कि इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद और अति तथ्यात्मकतावाद, दैट मीन्स कि अति तथ्यात्मकतावाद को इंग्लिश में हाइपर फैक्चुअलिज्म कहते हैं, हाइपर फैक्चुअलिज्म। तो ये जो चारों ही कारक है ये राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए, उसके डिक्लाइन के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के पतन या जो ह्रास के बारे में 1950 के दशक में जो विवाद शुरू हुआ था, उसके संदर्भ में डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कोबन, रॉबर्ट डहल, पीटर लास्लेट और कार्ल पोपर जैसे समकालीन विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। और अगर अल्फ्रेड कोबन की बात किया जाए तो अल्फ्रेड कोबन ने 1953 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित अपने लेख के अंतर्गत 1953 में उनका एक लेख प्रकाशित होता है 1953 में, जिसका नाम रहता है पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। और उन्होंने अपने इस लेख के अंतर्गत यह तर्क दिया था कि जो समकालीन समाज है, इस समकालीन समाज में न तो पूंजीवादी प्रणालियों में ही राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता रह गई है और ना ही साम्यवादी प्रणाली में। मतलब राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता न पूंजीवादी समाज में है और ना ही साम्यवादी प्रणाली में। अतः राजनीतिक सिद्धांत जो है वो पतन के रास्ते पर जा रहा है, उसका ह्रास हो रहा है, उसका डिक्लाइन हो रहा है। तो इसलिए ये चारों ही कारक जो है राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी हैं और इसलिए इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से जो कौन सी ऐसी विशेषता है जो एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती। फर्स्ट है किसी विशेष स्थान का निवासी, सेकंड है वाद चलाने और परिवार बनने का अधिकार, थर्ड है वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित हैं,
फोर्थ है किसी नागरिक के वंशज। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को हमें चुनना है। ऑप्शन ए है हमारा केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन बी केवल सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन सी केवल सेकंड थर्ड और फोर्थ, और ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चारों सही है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसको अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं भी आती हो तो ट्राई कीजिए, ट्राई करने में क्या हर्ज है। आपको एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को हमें बनाना है, आपको धीरे धीरे अनुभव होगी, तो प्रैक्टिस बढ़ेगा। इससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना यहाँ पे आप पसीना बहाइएगा, जितना यहाँ पे आप मेहनत कीजिएगा, तो एग्ज़ाम में उतना ही आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो देखिए इसमें जो चारों ही ऑप्शन दिया गया है कि अरस्तु के अनुसार एथेंस का नागरिक बनने के लिए कौन सा आवश्यक शर्त होगा, और इसमें से जो ऑप्शन है वो कौन से उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाती है, तो ये चारों ही फुलफिल नहीं कर पा रही है। ये चारों ही फुलफिल नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रही है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा किसी विशेष स्थान का निवासी, वाद चलाने और परिवार बनने का अधिकार, वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित है, और ऑप्शन 4 है किसी नागरिक के वंशज। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सही उत्तर का चुनाव करना है कि कौन सा आवश्यक शर्त को पूरा नहीं कर पा रही है। तो ये चारों ऑप्शन जो है ये अरस्तु के अनुसार एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है, तो आइए एक एक ऑप्शन को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा कहता है किसी विशेष स्थान का निवासी। देखिए अरस्तु ने किसी मनुष्य के राज्य में निवास करते हुए भी उन्होंने कहा था कि अगर एक मनुष्य है और वो किसी स्टेट में रहता है, निवास करता है वहाँ पे, तभी वह उस स्टेट का सिटीजन नहीं कहला सकता है। और किसी स्टेट का सिटीजन बनने के लिए उन्होंने 4 कंडीशन को बताया था, 4 कंडीशन दी थी। जैसे फर्स्ट उन्होंने कहा था कि राज्य के किसी स्थान विशेष में, राज्य के किसी विशेष स्थान में या किसी स्थान विशेष में केवल निवास करने मात्र से नागरिकता किसी को नहीं मिल सकती, क्योंकि स्त्री, बच्चे, दास और विदेशी जिस राज्य में रहते हैं उन्हें वहाँ का नागरिक नहीं माना जाता है। जैसे एक स्टेट के अंतर्गत स्त्री, बच्चे, दास और विदेशी भी रहते हैं और उन्हें वहाँ का नागरिक नहीं माना जा सकता है। केवल निवास करने से किसी को नागरिक हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उस स्टेट में विदेशी लोग भी रह सकते हैं। सेकेंड उनका कंडीशन था कि किसी पर अभियोग चलाने का अधिकार, दैट मीन्स वाद चलाने और परिवार बनने का अधिकार, क्या ये अरस्तु के एथेंस के नागरिक बनने के आवश्यक शर्त को पूरा करती है? तो नहीं दोस्तों, ये भी पूरा नहीं करती है। सेकेंड ऑप्शन भी हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अरस्तु का कहना था कि किसी पर अभियोग चलाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को भी नागरिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि संधि द्वारा यह अधिकार विदेशियों को भी तो दिया जा सकता है। अगर हम चाहेंगे तो यह जो राइट्स है अभियोग चलाने का, ये हम एक ट्रीटी के माध्यम से विदेशियों को भी दे सकते हैं। तो फिर हम इस कंडीशन पर किसी को सिटीजन बनने का अधिकार कैसे दे सकता है? तो ये है ऑप्शन थर्ड है हमारा, वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित है। अब ये क्या कह रहा है? तो देखिए उनका मानना था कि उन व्यक्तियों को भी नागरिक नहीं माना जा सकता जिनके माता पिता किसी दूसरे राज्य के नागरिक हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम नागरिकता निर्धारण के किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति के माता पिता किसी दूसरे राज्य के नागरिक हैं तो हम ऐसा अगर उन्हें अगर नागरिक मान लें तो नागरिक मानने पर नागरिकता निर्धारण के किसी सिद्धांत का निर्माण हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऑप्शन थर्ड भी हमारा यहाँ पे गलत है। ऑप्शन 4 हमारा दिया हुआ है कि किसी नागरिक के वंशज।
किसी नागरिक के वंशज को हम एक स्टेट के सिटीजन के रूप में देख सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, उनका कहना था कि किसी नागरिक के जो वंशज हैं, ध्यान दीजिएगा इस ऑप्शन में, कि किसी नागरिक के जो वंशज हैं उन्हें भी हम उस स्टेट के नागरिकता को नहीं दे सकते हैं, उस स्टेट का नागरिकता उन्हें प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो वहाँ पे एक थ्योरी बनाया गया है, एक सिद्धांत निर्मित किया गया है कि हमें किसको नागरिकता प्रदान करना है, मतलब नागरिकता निर्धारण का जो सिद्धांत प्रदान किया गया है, हो सकता है कि उस सिद्धांत का उसे नागरिक प्रदान कर देने पर उस सिद्धांत का उल्लंघन हो जा रहा हो। इसलिए ये जो है चारों कंडीशन हमारा गलत है इस स्थिति में। अतः ये चारों ही कंडीशन जो है अरस्तू के अनुसार नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्योंकि ये चारों ही पूरा नहीं कर पा रही है। अरस्तू के अनुसार कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन पूरा नहीं कर पा रही है। तो ये चारों पूरा नहीं कर पा रही है, तो ये चारों हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंबेडकर के निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनाओं को यहाँ पर दिया गया है और उनके प्रकाशित होने के क्रम में उन्हें व्यवस्थित करना है, उन्हें सिस्टमैटिक ढंग से रखना है कि कौन से बुक का प्रकाशन सबसे पहले हुआ, उसके प्रकाशित होने के क्रम में इसको सजाना है। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा द अनटचेबल्स, सेकेंड है हु वेयर द शूद्राज, और थर्ड है हमारा एनहिलेशन ऑफ कास्ट, और फोर्थ है द बुद्धा एंड हिज धर्म। तो बताइए कि किस बुक का प्रकाशन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन को बनाना आसान नहीं होगा जब तक कि आप इन बुक के पब्लिश्ड ईयर को याद नहीं रखे हुए हैं कि इनका पब्लिकेशन ईयर क्या है, प्रकाशन वर्ष को याद रखना पड़ेगा, तब आप इस क्वेश्चन को बना सकेंगे। फिर भी आप ट्राई कीजिए, अगर इसमें से एक बुक का भी प्रकाशन ईयर या आपको याद होगा, एक बुक का भी प्रकाशन वर्ष आपको पता होगा, तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। प्रयास कीजिए। आइए देखिए, फर्स्ट जो हमारा दे रखा है, उनकी कृति का नाम, उनकी रचना द अनटचेबल्स। ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन वर्ष 1948, मतलब 1948 में इस बुक को प्रकाशित किया गया था। सेकेंड जो है हु वेयर द शूद्राज, इस बुक का जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1946 में इसे पब्लिश्ड किया गया था। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बुक जो है 1936, ये बुक बहुत ही फेमस है। ये बुक जो है 1936 में पब्लिश हुआ था। द बुद्धा एंड हिज धर्म, और ये बुक जो है ये 1957 में पब्लिश किया गया था। तो इसको हमें प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो इसमें प्रकाशन वर्ष देखने को मिल रहा है 1936, मतलब एनहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब थर्ड पहले आएगा। तो आप देखिए इसमें से कि थर्ड कौन सा ऑप्शन में है पहले। तो थर्ड सिर्फ ऑप्शन ए में है, थर्ड जो है सिर्फ ऑप्शन ए में है। तो ये तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, इसको गायब कर दीजिए आप। तो एलिमिनेशन मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं कि एक बुक का आपको प्रकाशन वर्ष याद है, मतलब एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। इसमें सही उत्तर का चुनाव करना था तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, मतलब थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट और फोर। बाकी आपको अपने ही पता चल जाएगा कि थर्ड क्या है, और थर्ड यहाँ पर किसी में नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम.एन. रॉय पर क्वेश्चन है ये, मानवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम था। क्वेश्चन कहता है
कि एम.एन. रॉय के समेकित वैज्ञानिक मानववाद को अन्य किस रूप में जाना जाता है? एम.एन. रॉय के समेकित वैज्ञानिक मानववाद को अन्य किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन यहाँ ये पूछा है। ऑप्शन ए है हमारा मार्क्सवाद, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक समाजवाद, ऑप्शन सी है रूढ़िवादी मार्क्सवाद और ऑप्शन डी है नव मानववाद, न्यू ह्यूमनिज्म। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, नव मानववाद। दैट मीन्स कि न्यू ह्यूमनिज्म। क्या है न्यू ह्यूमनिज्म? आइए समझते हैं इसको। देखिए एम.एन. रॉय के समेकित वैज्ञानिक मानववाद को नव मानववाद के रूप में भी जाना जाता है और एम.एन. रॉय ने अपनी नव मानववाद की जो संकल्पना है, दैट मीन्स कि जो इस न्यू ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने अपने अनेक कृतियों के भी अंतर्गत प्रस्तुत की है। उनकी अनेक ऐसी कृतियां हैं जिसमें न्यू ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिनमें से सबसे फर्स्ट जो कृति उनकी रही है वो नव मानववाद के नाम पर ही है। जैसे न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो आई थी उनकी एक कृति 1947 में, न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो 1947 में। और दूसरी कृति उनकी रही है रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन। ये उनकी दूसरी कृति रही है जिसमें न्यू ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। और थर्ड उनकी कृति है द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम। इनमें विशेष रूप से नव मानववाद के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। और इस नव मानववाद को एम.एन. रॉय के इस नव मानववाद को आमूल परिवर्तनवादी मानववाद, दैट मीन्स कि रेडिकल ह्यूमनिज्म, और वैज्ञानिक मानववाद, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म की संज्ञा भी दी जाती है। और इसका जो मूल स्वर है, नव मानववाद का जो मूल स्वर है वो मनुष्य की स्वतंत्रता से है, मनुष्य की स्वतंत्रता से है, जो उसकी सृजनात्मक शक्तियों के प्रयोग में निहित है। देखिए एम.एन. रॉय का कहना था कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य अंधविश्वासों में फंस जाता है। अज्ञान की स्थिति में, इग्नोरेंस की सिचुएशन में जो मानव है वो सुपरस्टिशन में फंस जाता है, सुपरस्टिशन के ट्रैप में फंस जाता है, अंधविश्वासों के जाल में फंस जाता है। और अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हुए वह अपने आप को विवश अनुभव करने लगता है। वह ऐसी शक्तियों में विश्वास करता है जो लौकिक न हो, दैट मीन्स कि अलौकिक शक्तियों में वह विश्वास करता है और अपने आप को विवश महसूस करता है। और जिससे धीरे धीरे क्या होती है कि उसकी जो क्रिएटिव पावर्स हैं वो धीरे धीरे कुंठित होने लगती है, मतलब कम होने लगती है। उसकी जो सृजनात्मक शक्तियाँ हैं वो कम होने लगती है। अर्थात ज्ञान और विज्ञान मनुष्य को इन निराधार विश्वासों से मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए उनका कहना था कि मनुष्य को अगर वास्तव में स्वतंत्रता दिलाना है तो उसे अपने विवेक के अनुसार काम करना होगा, उसे अपने जीवन का आधार ज्ञान और विज्ञान को बनाना होगा, मनुष्य को अंधविश्वासों से दूर ले जाना होगा। तो यही था उनका न्यू ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कहता है कि निम्नलिखित में से राज्य के बारे में हीगल के सिद्धांत की कौन सी विशेषताएं सही है? राज्य के बारे में, एक स्टेट के बारे में हीगल का क्या थ्योरी रहा है, क्या कॉन्सेप्ट रहा है, और वे एक स्टेट के फीचर्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा कि क्या हीगल ने यह कहा है कि राज्य एक महासंस्थान है, दैट मीन्स कि स्टेट इज ए ग्रेट इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन सेकेंड है यह पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। क्या स्टेट के बारे में हीगल ने यह कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवतारणा है या यात्रा है? थर्ड, यह अपने आप में साध्य है। और फोर्थ,
यह नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता है क्योंकि यह स्वयं नैतिकता का जन्मदाता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है, जिसमें से केवल ऑप्शन ए है केवल 2 और 3, यहाँ 3 होगा दोस्तों, और ऑप्शन बी है केवल फर्स्ट और 4, ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन सी है केवल 2, 3 और 4, और ऑप्शन डी है केवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4, और ए ऑप्शन में 2 और 3, यहाँ 2 और 3 होगा दोस्तों, 2 और 3, यहाँ 3 होगा। तो 2, 3 सही है, केवल फर्स्ट और 4, केवल सेकेंड, थर्ड और 4, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसमें बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है केवल 2 और 3, केवल फर्स्ट और 4, केवल सेकेंड, थर्ड और 4, और ऑप्शन डी है केवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4। तो बताइए कि एक स्टेट के बारे में हीगल का क्या कॉन्सेप्ट था और क्या उन्होंने एक स्टेट के फीचर्स को बताई थी। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। तो इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का आप प्रयास कीजिए। देखिए, अपने आप को मेजर करने का प्रयास कीजिए कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी होगा, केवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4, ये चारों सही है। ये चारों सही हैं दोस्तों। कैसे, आइए एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए, हीगल के स्टेट के कॉन्सेप्ट में, हीगल जो स्टेट के बारे में अपनी जो व्याख्या देते हैं, व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, उसके फीचर्स को बताते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक होता है। राज्य किसी व्यक्ति के आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है और ईश्वर ही महायात्रा का अंतिम पड़ाव है, और इससे आगे कोई विकास नहीं है। और राज्य के बारे में उन्होंने जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दे रखा है, उन्होंने ये कहा है कि राज्य एक महासंस्थान है, दैट इज स्टेट इज ए सुपर ऑर्गेनिज्म। और उन्होंने यह भी कहा है दोस्तों कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। उन्होंने ये बात भी कहा है कि यह पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। राज्य के बारे में कहा है कि द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। और उन्होंने ये भी बात कहा है कि जो राज्य है वो अपने आप में साध्य है, वो साधन नहीं है, वो मीन्स नहीं है। जैसे कि मार्क्सवादी राज्य को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करता है, लेकिन हीगल ने कहा है कि राज्य अपने आप में साध्य है, राज्य अपने आप में साध्य है। और फोर्थ, उनका कहना था कि यह नैतिक कानून के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है क्योंकि यह स्वयं नैतिकता का जन्मदाता है। यह नैतिक कानूनों के द्वारा इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्य जो है स्वयं नैतिकता का जन्मदाता है। मॉरेलिटी को खुद ये जन्म देता है क्योंकि ये एक महासंस्थान है, ये एक सुपर ऑर्गेनिज्म है। राज्य विषयक अगर हीगल के विचारों को स्पष्ट करना है तो एक बात ये कहा जा सकता है कि राज्य, वे कहते थे कि राज्य एक उच्च प्रकार का भौतिक शरीर है। राज्य एक उच्च प्रकार का भौतिक शरीर है जो समाज और परिवार को संगठित कर उन्हें ऐसे स्तर पर उठा देता है जिसमें प्रत्येक इकाई समूह के हित को अपना हित मानकर व्यवहार करती है। तो ये जो चारों ऑप्शंस हैं हीगल के बारे में, ये चारों ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन इनका देखिए, ध्यान से पढ़िए, यह नैतिक कानून के द्वारा नियंत्रित नहीं होता क्योंकि यह स्वयं नैतिकता का जन्म लाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था कि समस्त नैतिकता और कानून जो है वो राज्य के अंतर्गत है। राज्य पर किसी कानून अथवा नैतिकता का नियमन नहीं हो सकता। राज्य पर किसी लॉ और मॉरलिटी को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं।
नैतिकता की जो सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है वो राज्य में ही होती है। हेगल का ये कहना था कि नैतिकता का जो सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है वो राज्य में ही होती है और राज्य ही एक नैतिक मानदंड का संरक्षण होता है। राज्य ही एक नैतिक मानदंड का संरक्षक होता है। और राज्य क्या है? राज्य फ्री है, दैट मीन्स कि वो स्वतंत्र है और सभी प्रतिबंधों से पूर्णतया मुक्त है। वह स्वयं अपना नियामक है, दैट मीन्स कि वो खुद अपने आप को रेगुलेट करता है, वह स्वयं साध्य है और वह अपने सभी नागरिकों को सामाजिक नैतिकता में समेटे हुए है और खुद उन सभी नागरिकों का राज्य खुद प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्य के बारे में हेगल का ये कॉन्सेप्ट था दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। ये चारों ऑप्शन जो है राज्य स्टेट के बारे में, हेगल्स के स्टेट के बारे में सही है। तो हेगल ने स्टेट के बारे में अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये माइंड में आपको रखना है। उनका कहना था कि राज्य एक महासंस्थान है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। कभी कभी इस ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना देता है, कोटेशन दे देता है एग्जाम में कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। यह जो कथन है ये किसके द्वारा कही गई है? क्वेश्चन इस तरह से देगा तो आपको करेक्ट आंसर मानना हेगल, हेगल के द्वारा कही गई है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रामसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? फर्स्ट, सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता। सिविल सोसाइटी आमतौर से निजी कहे जाने वाली संरचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं है। ऑप्शन थर्ड है, आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है। और ऑप्शन 4 है, उन्होंने सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सोसाइटी शब्द हेगल से ग्रहण किया था। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चुनाव करना है दोस्तों। ऑप्शन ए है हमारा केवल फर्स्ट और फोर्थ सही है। ऑप्शन बी केवल सेकेंड और थर्ड। ऑप्शन सी है हमारा केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। और ऑप्शन डी है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों सही है। तो बताइए कि इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश कीजिए। देखिए एंटोनियो ग्राम्स्की के संबंध में ये क्वेश्चन है। देखिए आइए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ग्राम्सी के संबंध में जो कथन यहाँ दे रखा है, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एंटोनियो ग्राम्सी जो थे वो एक इटालियन थिंकर थे जिनका मानना था कि नागरिक समाज दैट मीन्स कि उसी को इंग्लिश में सिविल सोसाइटी कहा जाता है। नागरिक समाज की गहन समझ के बिना आप राज्य को नहीं समझ सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ये उन्हीं के द्वारा कहा गया है। सेकेंड ऑप्शन हमारा दे रखा है कि सिविल सोसाइटी आमतौर से निजी कहे जाने वाली संरचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ नहीं, उनका कहना था कि सिविल सोसाइटी आमतौर से निजी कहे जाने वाली संरचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। थर्ड ऑप्शन हमारा दे रखा है कि आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है, बिल्कुल होता है। ग्राम्सी ने आधिपत्य या प्राधान्य का विचार प्रतिपादित किया था। ग्राम्सी ने आधिपत्य या प्राधान्य, जिसे इंग्लिश में हेजीमनी का कंसेप्ट उन्होंने दिया था। और उन्होंने हेजीमनी का कंसेप्ट प्रतिपादित करते हुए कहा था कि आधिपत्य के लिए नागरिक समाज में संघर्ष होता है। आधिपत्य के लिए नागरिक समाज में संघर्ष होता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बात बिल्कुल राइट है कि आधिपत्य के लिए नागरिक समाज में संघर्ष होता है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट है, ऑप्शन फर्स्ट भी हमारा राइट है। उन्होंने ये भी कहा था कि सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को हम नहीं समझ सकते हैं। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सोसाइटी शब्द हेगल से ग्रहण किया था। देखिए ग्राम्सी ने प्राधान्य के सिद्धांत के द्वारा एक सुपर स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस को स्वीकार किया है। उन्होंने पूंजीवादी समाज के
अधिरचना को 2 स्तरों में उल्लेख किया था, और समाज में जो भी इंटेलेक्चुअल्स पर्सन है, दैट मीन्स कि जो समाज में बौद्धिक लोग हैं, उनकी भूमिका को भी 2 वर्गों में विभाजित किया था। पहला नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, और दूसरा राजनीतिक समाज, जिसे हम लोग पॉलिटिकल सोसाइटी भी कहते हैं। पॉलिटिकल सोसाइटी भी कहा जाता है इसे। नागरिक समाज में, अगर नागरिक समाज के अंतर्गत हम देखें तो नागरिक समाज में, एक सेकेंड, देखिए दोस्तों, नागरिक समाज में जिसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, तो नागरिक समाज में वे समस्त निजी संस्थाएं शामिल होती हैं जो बल प्रयोग न करके सहज प्रयास द्वारा सामाजिक व राजनीतिक चेतना का निर्माण करती है। नागरिक समाज में ऐसी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन शामिल होते हैं जो बल का प्रयोग नहीं करते हैं, बिना बल प्रयोग किए ही वे सामाजिक व राजनीतिक चेतना का निर्माण करने का कार्य करती हैं। कैसे वे सामाजिक और राजनीतिक चेतना का निर्माण करती हैं? जैसे कि देखिए, चर्च, क्लब, स्कूल आदि ये नागरिक समाज के वे संस्थाएं हैं जो सामाजिक व राजनीतिक चेतना का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होती हैं। इसके विपरीत राजनीतिक समाज में वे सरकारी संस्थाएं आती है जो सीधे प्रभुत्व द्वारा आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, सीधे प्रभुत्व के द्वारा और आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जैसे सरकार, गवर्नमेंट, न्यायालय, कोर्ट, पुलिस बल, सेना इत्यादि को आप देख लीजिए, ये सब राजनीतिक समाज के अंतर्गत आएंगे। और राजनीतिक समाज के ये सरकारी संस्थाएं हैं और ये अपने आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करती है सीधे तौर पर। जैसे गवर्नमेंट आधिपत्य स्थापित करना चाहती है, न्यायालय, पुलिस बल, सेना, आर्मी, और ये संस्थाएं राज्य के पर्यायवाची के रूप में भी आप देख सकते हैं इसे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा इसमें ऑप्शन फर्स्ट। सेकेंड गलत था दोस्तों, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ हमारा ऑप्शन सी में है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 है हमारा कार्ल मार्क्स के बारे में। देखिए, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही हैं? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, ये कॉन्सेप्ट में उन्होंने किस किस फीचर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है? ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, इतिहास की संपूर्ण सामाजिक घटनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थितियों के द्वारा होता है। ऑप्शन सेकेंड है, उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलाप है, मतलब उत्पादन जो है दैट मीन्स की प्रोडक्शन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज है। थर्ड है, व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है। और फोर्थ है, धर्म जनता की अफीम है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है हमारा केवल फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन बी है केवल सेकेंड और फोर्थ, ऑप्शन सी है केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और ऑप्शन डी है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये चारों सही है। तो आपको कोड में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। हमें लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को शायद सभी ने पढ़ा होगा, BA MA हर क्लास में इसको पढ़ना है। और जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बताइए दोस्तों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक एक ऑप्शन को हम लोग रीड करने का प्रयास। देखिए, फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है,
मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता के बारे में कि इतिहास की संपूर्ण सामाजिक घटनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थितियों के द्वारा होता है। बिल्कुल उन्होंने ये बात की है दोस्तों कि जो इतिहास की संपूर्ण सामाजिक घटना का जो निर्धारण है वो आर्थिक स्थितियों के द्वारा होता है। ये बात बिल्कुल सही है। उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलाप है, ये भी बात बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन के बारे में उनका कहना था कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये प्रोडक्शन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज है। प्रोडक्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज है। थर्ड जो है उन्होंने क्या ये बात की है कि व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है? बिल्कुल की है दोस्तों, ये भी बात जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है। और चौथा जो ऑप्शन है कि धर्म जनता की अफीम है, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर रिलीजन को वो अफीम क्यों बतलाता है। ठीक है, रिलीजन को, धर्म को वो अफीम के साथ जोड़कर क्यों देखते हैं? धर्म जनता की अफीम है, ये कोटेशन भी, ये कथन भी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल कार्ल मार्क्स के द्वारा बोली गई है। लेकिन क्यों बोली गई है इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धर्म जनता की अफीम है, ये जो स्टेटमेंट है, ये कथन किसके द्वारा की गई? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। ये आपको दिमाग में ये बात आपको फिट कर लेनी है कि धर्म जनता की अफीम है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कही गई। क्यों कही गई? देखिए, मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या में धर्म को बड़ा निम्न स्तर प्रदान किया है। जब वे इतिहास की आर्थिक व्याख्या कर रहे थे उसमें वे रिलीजन को बहुत लो लेवल पे रखते हैं और उन्होंने धर्म को नशा, दैट मीन्स कि अफीम कहकर पुकारा है और कहा है कि धर्म एक झूठी संतावना है और कुछ नहीं है। धर्म क्या है? एक झूठी संतावना है। उन्होंने धर्म को एक झूठी संतावना माना है और इस प्रकार धर्म के प्रति अविश्वास एवं अज्ञान प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि धर्म में मेरा कोई विश्वास नहीं है, धर्म एक अफीम के समान है। धर्म जो है अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। तो ये कॉन्सेप्ट था कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का, उनके डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का ये फीचर्स था। तो ये इस क्वेश्चन का चारों ऑप्शन हमारा राइट है दोस्तों, फर्स्ट भी, सेकेंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना था, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। दैट मीन्स कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9 है हमारा, आमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हमको ये बताना है कि जो गैब्रियल आमंड के द्वारा पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो फीचर्स बतलाया गया है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम के क्या फीचर होते हैं, उस फीचर्स के बारे में हमारी इसमें से जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट है हमारा, सभी राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संरचना होती है। सेकेंड है, सभी राजनीतिक व्यवस्था समान प्रकार नहीं करती। थर्ड है, सभी राजनीतिक व्यवस्था बहुप्रक्रियात्मक नहीं है, मतलब मल्टी फंक्शनल नहीं है, मतलब एक से अधिक कार्य नहीं करती। ऑप्शन 4 है, सभी राजनीतिक व्यवस्था सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्था है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है दोस्तों। ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ऑप्शन बी है केवल फर्स्ट और फोर्थ। ऑप्शन सी है केवल सेकेंड और फोर्थ। और ऑप्शन डी है थर्ड और फोर्थ। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर के लिए हम लोग पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं, एक स्टेटमेंट को। देखिए, आमंड की राजनीतिक व्यवस्था के फीचर्स के संबंध में कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है, ये पूछा गया क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट है, सभी राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संरचना होती है। बिल्कुल, सभी जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है उनका एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, उनका एक फिक्स्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये गैब्रियल आमंड ने कहा है। ऑप्शन सेकेंड है, सभी राजनीतिक व्यवस्था
समान प्रकार नहीं करती, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव बात कर रहा है। सभी राजनीतिक व्यवस्था समान प्रकार नहीं करती, ऐसा नहीं है दोस्तों। जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम हैं, जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है, उनका फंक्शन लगभग सेम होता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन थर्ड है, सभी राजनीतिक व्यवस्था बहु का प्रक्रियात्मक होती है। दैट मीन्स कि मल्टी फंक्शनल। मल्टी फंक्शनल का मतलब होता है जो एक से अधिक कार्य कर सकती हैं। ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम जो एक से अधिक कार्य को कर सकती हैं। तो सभी राजनीतिक व्यवस्था बहु प्रक्रियात्मक नहीं है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम हैं वो सभी मल्टी फंक्शनल होते हैं, एक से अधिक कार्य को संपादित करता है। ऑप्शन 4 है, सभी राजनीतिक व्यवस्था सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्था है। सभी राजनीतिक व्यवस्था सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्था है। तो ऑप्शन 4 भी मेरा करेक्ट है। बिल्कुल सभी पॉलिटिकल सिस्टम सांस्कृतिक मायने में एक मिक्स्ड सिस्टम होती है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही है। दैट मीन्स कि 2 ऑप्शन इसमें गलत हैं, सेकेंड और थर्ड। ऑप्शन फर्स्ट सही है और ऑप्शन 4 सही है। दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट और 4 मेरा किस में है दोस्तों? तो ये है हमारा ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, गैब्रियल आमंड के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। गैब्रियल आमंड एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे और उन्होंने राजनीतिक विश्लेषण के लिए, दैट मीन्स की पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम का ढांचा विकसित किया था। संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम, दैट मीन्स की स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच उन्हीं के द्वारा विकसित किया गया था। और इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को क्यों लाया था? डेविड ईस्टन ने अपने सिस्टम एनालिसिस के तहत इनपुट आउटपुट एनालिसिस को दिया था, मतलब आगत निर्गत की प्रक्रिया को हम लोगों को समझाया था। और गैब्रियल आमंड ने ईस्टन के इस आगत निर्गत विश्लेषण को अधूरा मानते हुए 1960 में उनकी एक कृति आई थी, द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज। और उन्होंने इस कृति के अंतर्गत एक तर्क दिया था कि जो ये आगत और निर्गत तत्व जो हैं वो वस्तुतः राजनीतिक प्रणाली के फंक्शंस हैं। दैट मीन्स कि जो इनपुट और आउटपुट जो है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शंस हैं। और गैब्रियल आमंड अपने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में न केवल इन फंक्शंस का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था हमारे सामने, बल्कि इन फंक्शंस के लिए जो एक उपयुक्त संरचना है, एक जो बेस्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए इन फंक्शंस को करने के लिए, उस स्ट्रक्चर्स को भी पहचान की थी और उसकी व्याख्या दी थी हम लोगों के समक्ष। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने राजनीतिक विश्लेषण के क्षेत्र में संरचनात्मक क्रियात्मक विश्लेषण की नींव रखी थी। देखिए दोस्तों, आमंड ने 4 प्रकार के आगत की रीतियों और 3 प्रकार के निर्गत की रीतियों तथा इनके साथ जुड़ी हुई संरचनाओं का पता लगाया था। तो आप समझ सकते हैं कि गैब्रियल आमंड जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के जन्मदाता माने जाता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मतलब केवल फर्स्ट और 4 सही है, बाकी 2 ऑप्शन गलत हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10 है हमारा कि डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में, देखिए डेविड ईस्टन दैट मीन्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 भी हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से था। देखिए, डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की थी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर बार यूजीसी एनटीए नेट इस क्वेश्चन को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, तो आपको समझना जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को कि डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में, दैट मीन्स कि डिमांड्स के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकार की पहचान की थी। वे कौन से हैं? वे कौन से डिमांड्स हैं जो
डेविड स्टन ने आगतों के संदर्भ में प्रस्तुत की थी, मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकार की पहचान की थी। वे कौन कौन से हैं ये हमको बताना है। तो प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। ऑप्शन दे रखा है वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, व्यवहार का विनियमन, आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी, संप्रेषण और सूचना। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। ऑप्शन सी है हमारा संप्रेषण और सूचना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, व्यवहार का विनियमन। और ऑप्शन डी है सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना, व्यवहार का विनियमन। तो बताइए इसमें कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा, बताइए। देखिए इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, देखिए देखिए इस चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा, आपको यहीं पे आंसर मिल जाएगा। डेविड स्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की थी। पहला ऑप्शन ए को देखिए, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, ये बात बिल्कुल। व्यवहार का विनियमन, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी की बात उन्होंने नहीं की है। संप्रेषण और सूचना, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए में ये सही है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी के कारण ये गलत हो जा रहा है। ऑप्शन बी है व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी की इन्होंने बात की है। वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना, ये तो भाई ऊपर में भी है। ऑप्शन सी है संप्रेषण और सूचना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भागीदारी, इसकी बात बिल्कुल, तो ये भी गलत है। सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी, यहाँ पर देखिए सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी, ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसकी बात जो है डेविड स्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान जो है नहीं की थी। इस प्रकार के ये जो 4 प्रकारों में से ये नहीं आती हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। देखिए स्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की थी। फर्स्ट, व्यवहार का विनियमन की मांग। व्यवहार के विनियमन की मांग के अंतर्गत क्या होगा, जैसे सार्वजनिक सुरक्षा, बाजार का नियंत्रण, वैवाहिक कानून, सार्वजनिक व्यवस्था और स्वच्छता को कायम रखने की जो मांग है वो व्यवहार के विनियमन के मांगों के अंतर्गत आती है। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, दैट मीन्स कि राजनीतिक जीवन में सहभागिता से संबंधित मांगे, जैसे कि वोट देने और सरकारी पद प्राप्त करने के अधिकार, सरकारी विभागों और अधिकारियों के पास याचिका भेजने के अधिकार, राजनीतिक संघ बनाने के अधिकार को आप राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी से संबंधित बातों को शामिल कर सकते हैं। थर्ड है वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन। तो इसके अंतर्गत कौन सी मांगे आएंगी, जैसे वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन के अंतर्गत कौन सी मांगे आएंगी, तो जैसे देखिए इसके अंतर्गत आपका आएंगी, इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन के अंतर्गत आप रख सकते हैं जैसे कामगारों को मजदूरी और काम की परिस्थितियों में जो उनके जो वर्किंग कंडीशंस है उसमें सुधार करना, उसमें रिफॉर्म्स लाना, शैक्षिक अवसर, मनोरंजन सुविधाएं और सड़कों, और आप देख लीजिए कि परिवहन व्यवस्था की जो मांग है इसके अंतर्गत आप रख सकते हैं। संप्रेषण और सूचना से संबंधित मांग क्या है, संप्रेषण और सूचना से संबंधित मांग क्या है दोस्तों, जैसे सरकारी नीति के उद्देश्य की जानकारी, कि सरकार किस तरह के नीतियों का निर्माण कर रही है और उन नीतियों का निर्माण करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। तो ये सब बातें, जैसे औपचारिक अवसरों पर राष्ट्र के गौरव और शक्ति के प्रदर्शन की जो मांग है औपचारिक अवसरों पर, ये भी जो है वो संप्रेषण और सूचना के अंतर्गत आएंगी। तो डेविड स्टन ने मांगों के संदर्भ में ये आगत के ये 4 प्रकारों की पहचान की थी, जो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है।
तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 आपको अच्छी लगी होगी और आपने बहुत अच्छी तरह से इन सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया होगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को मेंशन करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई रहेगी। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी, हमारी प्रयास आप सभी लोगों को अच्छी लग रही होगी, तो हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाइए और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो अधिक से अधिक इस वीडियो के टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े और अपना प्रैक्टिस करें। और देखिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उन स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 2020 के लिए प्रयासरत हैं और अपनी तैयारी को जारी किए हुए हैं, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ लाभ मिल सके। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह प्रयास और यह टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।